नमस्ते। हम लोग पिछले लेक्चर्स में ए.आर. देसाई की पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग नेशनलिज्म के जो ए.आर. देसाई ने डिफरेंट फेजेस में बांटा है, उसमें हम आज चौथी अवस्था की पर चर्चा करेंगे। ए.आर. देसाई ने चौथी अवस्था वो ली है जो 1918 से 1934 के का घटनाक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अंतर्गत उन भारतीय राष्ट्रवाद का विकास करने वाले उन आंदोलनों के बारे में है जिसमें कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन उभरे, और इस चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में तिलक की तरह के जो रेडिकल राष्ट्रवादी थे उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय द्वारा गांधी जी के विचारों से सहमत हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नया आधार देने का निश्चय किया। ये ऐसा टाइम था और रेडिकल जितना एटीट्यूड अपनाया है उतना ही रिप्रेसिव लॉज ब्रिटिशर्स ने लागू कर दिए। तो गांधी ये समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार को हम शक्ति या पावर से हरा नहीं सकते, बल्कि असहयोग के द्वारा ही कमज़ोर किया जा सकता है। और इसी का जो रिज़ल्ट निकला वो था 1920 में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में जो रॉलेट एक्ट प्रस्तुत किया था कि जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का संदेह होने पर बिना मुकदमा चलाए उसे आप अरेस्ट कर सकते हो, नज़रबंद कर सकते हो कि नीति जो अपनाई। दूसरी ओर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण था वो था 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला जो कांड हुआ था, उससे पूरा देश हिलकर रह गया था। तो ऐसे समय में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उसमें उन्होंने कहा कि 3-4 बातों पर उन्होंने जोर दिया, जिसमें सन 1919 के कानून के कारण विधानसभाओं के चुनावों का बहिष्कार किया जाए। ये वो टाइम था जब चीज़ों का कि जो भी ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, स्कूल कॉलेज उनके मतलब हर तरह से उनको असहयोग देना है नौकरियों में, और सारे विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। इसमें जैसे पहली चीज़, सन 1919 के कानून के कारण विधानसभाओं के चुनावों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, सरकार द्वारा मिली उपाधियों को वापस लेना, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जाए, फिर सरकारी समारोह और आयोजनों का बहिष्कार किया जाए, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों कॉलेजों को एस्टेब्लिश किया जाए। 7वां इसमें था विदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को में उपयोग में लाया जाए, और विदेशी जो भी वस्तुएं हैं हमारे कंज्यूम जो लोग कर रहे थे जिसमें कपड़ा और अन्य चीज़ें थी, उनको पूरी तरह से बहिष्कृत किया जाए। इंग्लैंड से आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किए जाए। आंदोलन सन 1919 से 1922 तक चला। इस बीच गोरखपुर जिले में चौरी चौरा गांव में ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने की हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। भारत के राष्ट्रीयवादी आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग से पूरी तरह दबाने की कोशिशें शुरू हो गई। इस टाइम में भारत में राजनीतिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए कि सिचुएशन क्या है और कैसे हम इन्हें पॉलिटिकली सप्रेस कर सकते हैं, साइमन कमीशन को 1928 और 1929 में इसने दौरा किया।
दोनों बार कमीशन का हर जगह विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कि लाला लाजपत राय इतने अधिक घायल हो गए कि 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। अनेक दूसरे नेताओं को भी विभिन्न तरीकों से टॉर्चर किया गया। इन ऐसी स्थितियों में महात्मा गांधी ने 1930 में एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसक ढंग से ब्रिटिश सरकार के कानूनों को तोड़ना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर धरना देना तथा भारत सरकार को विभिन्न टैक्सों का भुगतान बंद कर देना रखा गया। सहयोग इस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च के रूप में 12 मार्च 1930 में हुआ। प्रारंभ में अंग्रेज सरकार व अंग्रेजी अखबार ने इसे बहुत ही यूजलेस सा समझा और एक बेकार की उन्होंने योजना समझी, पर जब ये इतना व्यापक रूप से ये सफल रहा, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तट तक बसे दांडी गांव तक 388 किलोमीटर की दूरी में पैदल चलते हुए महात्मा गांधी के साथ लाखों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और 22 मार्च को दांडी पहुंचने पर लोगों ने समुद्र तट पर नमक बनाकर सरकार के नमक के कानून को तोड़ दिया। इस तरह यह असहयोग आंदोलन एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में बदल गया। अब ये दांडी मार्च ने ये प्रूव कर दिया कि अब मासेस भी गांधी जी के साथ हो गई हैं। लोग जिस तरह से उनके साथ जुड़ते चले गए। इस राष्ट्रवादी आंदोलन को भी सरकार द्वारा बहुत क्रूअली और बहुत निर्दयता से दबाया गया। यह दमन इतना व्यापक था कि 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया और 16,000 और स्त्रियों को भी जेल में भेज दिया गया जो कि शराब की दुकानों पर धरना देने गई थी। इसके बाद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद पर इतना महत्वपूर्ण बना दिया। मतलब ये जो टाइम था उसमें जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ये हमारे देश में जो भारतीय राष्ट्रवाद को एक चरम सीमा पर ले आया था और इसकी इतना प्रभावपूर्ण था कि 1930, 31 और 32 में लंदन की 3 बार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें ब्रिटिश सरकार गांधी जी और उनके सहयोगियों के साथ कोई समझौता कर सके। अब ये ऐसा टाइम था जब ब्रिटिश सरकार समझने लगी कि हमें कुछ करना होगा और वो गांधी जी के साथ किसी तरह का समझौता करने को तैयार थे। अनेक दशाओं के फलस्वरूप 1933 में इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने ऐसी अनेक दशाएं पैदा हो गई जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब ये भारत के सभी जन समूहों तक फैल गया था और ऐसी नई दशाएं पैदा हुई जिन्हें भारत की सामान्य जनता में राष्ट्रवादी चेतना उत्पन्न करना आरंभ कर दी। प्रथम विश्व युद्ध से पैदा होने वाला आर्थिक संकट, सरकार द्वारा अपने वायदों को पूरा न करना, राज्य द्वारा जनसाधारण पर बुरी तरह से रिप्रेसिव होना या बहुत दमन करना, किसानों और मजदूरों में पैदा होने वाले असंतोष भी इसका एक मुख्य कारण रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ घटनाएं थीं जिनका भी असर पड़ा, जैसे यूरोप में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार, रूस में होने वाली समाजवादी क्रांति, जो रशियन रेवोल्यूशन थी, उसने भी स्वराज आंदोलन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फलस्वरूप उद्योगों का विकास होने से भारत का पूंजीपति वर्ग पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गया और इससे क्या हुआ, पूंजीपतियों ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को समर्थन देना शुरू कर दिया। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस के द्वारा जो बहिष्कार आंदोलन चला, उससे अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगपतियों के आर्थिक हित में रहा और इन लोगों ने इंडियन नेशनलिज्म में अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी देना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने महात्मा गांधी को एक खुली छूट दे दी कि वो जितना पैसा चाहें उनसे ले सकते हैं इस आंदोलन के लिए। भारतीय राष्ट्रवाद में पूंजीपतियों का सहयोग बढ़ने से और अच्छा, इस अवस्था के दौरान देश में समाजवादी और साम्यवादी दलों का भी विस्तार होने लगा। इन दलों ने स्वतंत्र रूप से श्रमिक संघों के माध्यम से आंदोलन में सहभागिता देनी शुरू कर दी। इस टाइम में बहुत युवा वर्ग भी राजनीति में बहुत आने लगा। इस अवस्था में ये ऐसा टाइम था जिसमें सांप्रदायिक शक्तियाँ भी पोलराइज होने लगी और देश में कई तरह के सांप्रदायिक दंगे भी शुरू हो गए। ये कुछ अंग्रेजों की भी कुछ इस तरह की नीतियाँ रहीं। AR देसाई ने जो 5वीं अवस्था बताई है राष्ट्रीय आंदोलन की, वो है 1934 से 1939 तक। 33 में महात्मा गांधी ने सर्वज्ञा आंदोलन के बाद 1939 के समय तक के बारे में AR देसाई ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद के 5वें चरण के रूप में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के कारण भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में कुछ नई प्रवृत्तियां स्पष्ट होने लगी। इस समय कांग्रेस में एक ही ऐसा वर्ग पैदा हो गया जिसने गांधी की विचारधारा और कार्यक्रमों को संदेह से देखना आरंभ कर दिया। मतलब वापस से गांधी के विरुद्ध भी एक ग्रुप हो गया। मतलब गांधी की जो सॉफ्ट पॉलिसीज थी वो थोड़े और मिलिटेंट होना चाहते थे और एक नई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यह पार्टी मुख्य रूप से मजदूरों और किसानों का ऐसा संगठन बन गया जिसने एक पृथक वर्ग के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गांधी जी की विचारधारा से हटकर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। इस दौरान दलित वर्गों द्वारा भी एकजुट होकर अपनी अलग अलग मांगे रखी जाने लगी। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में मुस्लिम लीग भी राजनीतिक रूप से एक पृथक शक्तिशाली दल के रूप में उभरने लगी। देसाई कहते हैं कि इस दौरान साम्यवादी दल ने छात्रों, मजदूरों और किसानों के बीच अपने प्रभाव को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इस चरण की एक अन्य विशेषता देश के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन प्रारंभ होना था जो वर्ग चेतना की विचारधारा पर आधारित है। ऐसे किसान आंदोलनों का नेतृत्व, कार्यक्रम और नारों भिन्न भिन्न होने के बाद भी राष्ट्रवादी चेतना कांग्रेस से ही जुड़ी रही। कांग्रेस से संबंधित रहने के बाद भी किसानों द्वारा जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने, ऋणों को माफ़ करने की मांग की जाने लगी और इस तरह की मांगे विभिन्न प्रांतों में व्यापारिक वर्ग इनसे भी प्रभावित होने लगे। अभी और इसका असर क्या हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इन मांगों को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। इस समय अनेक जगह ये भाषा भी एक अपना नया रूप लेकर आने लगी। विभिन्न जो प्रांत थे वो भाषा के आधार पर रिकंस्ट्रक्ट होने की मांग करने लगे। जैसे उस समय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, कुछ भाग धीरे धीरे ये मांगे बहुत इम्पोर्टेंट होती चली गई। और जो मुख्य बात थी इस समय की, प्रोफेसर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि से विभिन्न चरणों को 1857 से 1939 तक ही सीमित रखा है। और उन्होंने इससे बाद के जो 1940 के बाद का और जो भारत छोड़ो आंदोलन जो एक मुख्य जो एकदम चरम सीमा थी हमारे राष्ट्रवाद की, उस पर उन्होंने इसमें डिटेल में नहीं दिया है। उन्होंने इसके बारे में एक अपनी नई पुस्तक जिसे उन्होंने इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट में डिस्कस किया है। हम लोग बस इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।